हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, प्रिंसेस ज्ञानयिंग चूकलैंड के फॉरबिडन एरिया के ऊपर अटैक करते हुए अपने ग्रैंडपा को आजाद करवा चुकी थी, जबकि मिस यूजिंग भी उसका साथ देते हुए गॉड मून क्लैन के बाकी लोगों को भी इकट्ठा करके उसके पास ला चुकी थी। जिसके चलते हम देखते हैं कि प्रिंसेस ज्ञानयिंग वहाँ पे एक बार फिर से अपने ग्रैंडपा के साथ मिलकर अपने गॉड मून क्लैन को रिवाइव करती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमने देखा था कि लिन प्रिंसेस ज्ञानयिंग का बदला लेने के लिए चूजी हुई के मेंशन के पास पहुंच चुका था। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में भी हम लोगों को उसी मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहां पे लिन फेंग जूही को खत्म करने के लिए पहुंच चुका था। लेकिन लिन फेंग को देखकर ना तो जूही उसे पहचान पा रही थी और ना ही उसका मोटा हस्बैंड। लेकिन जहां एक तरफ वो मोटा कल्टीवेटर वहां पे काफी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहा था, तो वहीं उसकी बीवी लिन फेंग को देखकर उसी में खो जाती है और वो ऊपर से लेकर नीचे तक लिन फेंग को बहुत ही गौर से देखने लगी थी। और जब वो वहाँ पे पूरी तरह से लिन फेंग को स्कैन कर लेती है, तो वो लिन फेंग से इतनी ज्यादा इंप्रेस हो चुकी थी कि उसके मुंह से पानी आने लगा था। और अपने मन ही मन में वो लिन फेंग को देखते हुए कहती है, तुम्हें अपना बना के रहूंगी। और ये सोचकर वो उसके पास बैठे हुए एक लड़का जो कि उसे वहाँ पे मसाज दे रहा था, उसे किक मारकर खुद से दूर फेंक देती है। और खुद वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके से लिन फेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहती है, लिटिल ट्रबल मेकर, तो क्या तुम हो वो जिसने हमारी टेरिटरी में हमारी इजाजत के बगैर कदम रखने की हिम्मत की? तुम्हारे जैसे बहादुर नौजवान मुझे काफी ज्यादा पसंद आते हैं और तुम तो बहादुर होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हैंडसम भी हो। पहली नजर में ही तुमने मेरा दिल चुरा लिया और अब तो तुम्हें देखकर मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अपनी बीवी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो मोटा कल्टीवेटर वहाँ पे उसके पीछे जाते हुए उससे कहता है, मेरी वाइफ, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो मैं अभी किचन में जाकर तुम्हारे लिए नूडल्स बना देता हूँ। वो भी खुद अपने हाथों से। अपने इस भद्दे से हस्बैंड की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जूही वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है, अपनी ये बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारे वो बेकार से नूडल्स नहीं खाने। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने स्पिरिचुअल ऑर्डर रिलीज करके उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, और अब अगर तुमने बीच में आने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। मुझे जरा इस हैंडसम के साथ अच्छी तरह से बात करने दो। अपनी बीवी को वहाँ पे इस तरह से गुस्से में आते हुए देखकर वो मोटा कल्टीवेटर भी डर के मारे वहाँ पे हाँ में अपना सर हिलाने लगा था। जिसके बाद जूही वहाँ पे एक बार फिर से चार्मिंग स्माइल करते हुए लिन फेंग से कहती है, हैंडसम, प्लीज तुम इन लोगों को इग्नोर करो और सिर्फ मेरे ऊपर ध्यान दो। अगर तुम यहाँ पे आना ही चाहते थे तो तुमने मुझे पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया था? जूही की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाउटियन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, मैं भी तो यहाँ पे आया हूँ, मेरे ऊपर भी तो एक नजर डालो। लेकिन जूही उसे वहाँ पे एक थप्पड़ मारकर वहाँ से दूर फेंकते हुए पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। और लिन फेंग को देखकर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, अगर तुमने पहले ही मुझे यहाँ पे अपने आने की खबर दे दी होती तो मैं अच्छे से यहाँ पे तुम्हारा स्वागत करती। और ये कहकर वो लिन फेंग की बॉडी को छूते हुए कहती है, ओह, तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो, क्या तुम मेरे पास आकर मुझे मसाज दे सकते हो? और ये कहकर जैसे वो वहाँ पे लिन फेंग का हाथ पकड़कर उसे खुद को टच करवाने की कोशिश करती है, तो लिन फेंग जल्दी से उसे वहाँ पे अपना हाथ छुड़वाते हुए खुद से दूर कर देता है। जो देखकर तो जूही वहाँ पे और भी ज्यादा चार्मिंग स्माइल करते हुए लिन फेंग से कहती है, अरे तुम शर्मा क्यों रहे हो? इन लोगों की चिंता मत करो, यहाँ पे तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा। लेकिन इससे आगे वो वहाँ पे कुछ भी कह पाती उससे पहले हम देखते हैं कि उसका भद्दा हस्बैंड दोबारा से आगे बढ़ते हुए उससे कहता है, मेरी वाइफ, अगर तुम्हें मसाज ही करवानी है तो मुझे मौका दो, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें मसाज दूंगा। और अगर तुम्हें मजा ना आया तो मुझे तुम कोई भी सजा दे सकती हो। लेकिन ये कहकर जैसे ही वो मोटा वहाँ पे उसे छूने की कोशिश करता है, तो अब की बाजू ही उसे सीधा वहाँ पे थप्पड़ मारते हुए खुद से दूर फेंक देती है। और साथ ही साथ उसे वहाँ पे वार्निंग देते हुए कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जब मैं इस हैंडसम के साथ बात कर रही हूँ तो मुझे बीच में आकर डिस्टर्ब मत किया करो। और वैसे भी तुम्हारे जैसे एक वीकलिंग की इतनी ज्यादा औकात नहीं है कि वो मुझे छू सके। तुम तो इतने ज्यादा बेकार हो के सही से मेरे 3 हमलों को भी नहीं संभाल पाओगे, और इसके बावजूद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुद को छूने दूंगी। मुझे तो अपने लिए इस नौजवान की जरूरत है, ऐसा नौजवान जो कि स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ बहुत ज्यादा हैंडसम भी हो, सेम इस हैंडसम की तरह। और ये कहकर वो दोबारा वहाँ पे आगे बढ़कर लिन फेंग के साथ चिपकने की कोशिश करती है। जो देखकर अब की बार शाउटियन वहाँ पे आगे बढ़कर उसकी बेइज्जती करते हुए कहता है, दूर हटो मेरे मास्टर से। और ये कहकर शाउटियन उसे वहाँ पे किक मारते हुए लिन फेंग से दूर कर देता है। और साथ ही साथ उससे कहता है, मैं पिंगटियन क्लैन का 3rd प्रिंस हूँ और अपनी आज तक की लाइफ में मैंने काफी सारी बेशर्म लड़कियां देखी हैं, लेकिन तुम्हारा तो अपना ही लेवल है। तुम तो अपनी शर्म हया बेचकर पूरी तरह से खा चुकी हो। अपने हस्बैंड के सामने ही तुम किसी और लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के ऊपर अपने गंदे डोरे डालने की? चलो अब अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे साथ फाइट करके दिखाओ, आज मैं तुम्हें यहाँ पे सबके सामने अच्छा मजा चखाऊंगा। जिस पे जूही मुस्कुराते हुए उससे कहती है, तुम तो बस एक मामूली से घटिया बर्ड हो, तुम्हारे साथ फाइट करने में क्या मजा आएगा? तुम्हें अपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ खत्म कर सकती हूँ, देखना चाहोगे कैसे? और ये कहकर अचानक से वो वहाँ पे अपनी डिमोनिक एनर्जी को अनलीश करते हुए अपनी ड्रैगन माचासो को बाहर निकाल लेती है, जिससे देखकर तो शाउटियन भी वहाँ पे डर जाता है। लेकिन वो उसे वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ जवाब देते हुए कहता है, आ जाओ, मैं तुमसे नहीं डरता। लेकिन ये कहकर वो जल्दी से अपने माता के पीछे जाके छुपते हुए कहता है, मुझ तक पहुँचने से पहले तुम्हें मेरे मास्टर का मुकाबला करना होगा। और ये कहकर शाउटियन वहाँ पे अपने मास्टर लिन फेंग से कहता है, मास्टर, इस घटिया औरत को खत्म कर दो। शाउटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे कोल्ड टून में कहता है, अब बस बहुत हो गया, आज मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे किए की सजा दे के रहूंगा। और ये कहकर
लिन फेंग वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल सोर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसे बाहर निकालकर वो जूही से कोल्ड टूथ में कहता है, तुमने जो कुछ भी गॉड मून क्लैन के साथ किया था आज तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जूही भी वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है, हैंडसम, मैंने तुम्हें मौका दिया था मेरे साथ एंजॉय करने का, लेकिन अब जब तुमने खुद ही यहाँ पे अपनी मौत को दावत दी है तो मैं भला खुद को कैसे रोक सकती हूँ। और ये कहकर वो भी वहाँ पे अपनी डिमोनिक वेपन को बाहर निकाल लेती है, जिसे लेकर वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ लिन फेंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है। जो देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे अपनी हेवनली स्पिरिचुअल सोर्ड को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स वहाँ पे आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जिसके चलते वहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगी थी। इवन उनके ओवर प्रेशर की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे सब कुछ तबाह होने लगा था, जबकि वो मोटर कल्टिवेटर भी खिसकते हुए काफी पीछे जा चुका था। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे अपनी सोर्ड को हल्का सा झटका देते हुए जूही को पीछे की तरफ धकेल देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि जूही का हाथ वहाँ पे पूरी तरह से सुन पड़ गया था। जो देखकर वो खुद भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है कि इसका सोर्ड इंटेंट तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है अब मुझे यहाँ पे से अपनी ट्रू पावर दिखानी ही होगी। और ये कहकर वो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी ड्रैगन मास्टर सोल का इस्तेमाल करते हुए अपनी डिमोनिक वेपन की ताकत को और ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देती है। और लिन फेंग जो कि उसके सामने खड़ा होकर वहाँ पे सब कुछ देख रहा था, वो भी वहाँ पे अपने गॉड सोर्ड मास्टर सोल को बाहर निकाल कर अपने सोर्ड इंटेंट को और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है। जिसके बाद वो वहाँ पे अपनी 10,000 सोर्ड फॉर्मेशन की मदद से जूही के ऊपर सोर्ड्स की बरसात करने लगा था। लिन फेंग के इस खतरनाक अटैक का मुकाबला करने के लिए हम देखते हैं कि जूही वहाँ पे हेवन रीचिंग स्ट्राइक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर हमला करती है, जो कि पहले तो वहाँ पे लिन फेंग के अटैक को रोकने में कामयाब हो गई थी, लेकिन वो वहाँ पे ज्यादा देर तक लिन फेंग को उस खतरनाक अटैक का मुकाबला नहीं कर पाती। जो देखकर तो उसकी आंखें वहाँ पे फटी की फटी रह जाती है। तभी लिन फेंग उसे वहाँ पे देखकर एक ईवल स्माइल करते हुए खुद वहाँ पे आगे बढ़कर अपनी सोर्ड की मदद से उसके ऊपर हमला कर देता है। और ये सब वहाँ पे इतना जल्दी हुआ था कि बेचारी जूही को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिल पाया था। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि लिन फेंग के उस खतरनाक अटैक के और प्रेशर की वजह से वो मोटा कल्टिवेटर तो वहाँ से उड़ते हुए बाहर की तरफ जा गिरा था, जबकि जूही की बॉडी में अचानक से वहाँ पे एक एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिसके चलते वो वहाँ पे एक जोरदार चीख मारती है। और इसी के साथ ही उसका खेल वहीं पे खत्म हो गया था। ये देखकर तो वहाँ पे मौजूद बाकी सभी लोग भी अपनी जान बचाकर डर के मारे वहाँ से भागने लगे थे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि शाउटन वहाँ पे आगे बढ़कर जूही के ऊपर रातों की बरसात करते हुए कहने लगा था, देखा तुमने इस बर्ड की बेइज्जती करने का अंजाम, अब तुम्हें पता चला कि ये बर्ड लॉर्ड यानी तुम्हारा ग्रैंडपा कौन है। और ये कहते कहते शाउटियन को वहाँ पे अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे मारने वाला वो नहीं बल्कि उसका मास्टर लिन फेंग है। इसलिए वो थोड़ा सा श्रेय अपने मास्टर को भी देते हुए कहता है, साथ ही साथ तुम्हें यहाँ पे मेरे मास्टर की पावर के बारे में भी पता चल गया होगा। और ये कहकर शाउटियन सीधे वहाँ पे अपने मास्टर लिन फेंग के पास जाते हुए कहता है, मास्टर चलिए लेडी मास्टर ज्ञान को इस सब के बारे में जाके बताते हैं। शाउटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे स्किल मना करते हुए कहता है, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी सीनियर सिस्टर खुद उसकी रक्षा कर रही है, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को वहाँ पे ना जाकर अपने डिवाइन पाथ पे वापस जाते हुए अपनी कल्टीवेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें याद ही होगा कि सीनियर सिस्टर ने मुझसे क्या बोला था। हालांकि हम देखते हैं कि शाउटियन को तो वहाँ से जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप अपना सर झुकाते हुए लिन फेंग के पीछे पीछे जाने लगा था। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को मिस ज्ञानी के पिता वाले टॉम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अभी तक भी अपने पिता को याद करते हुए काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रही थी। तभी भी शिवजिन आगे बढ़कर उसे वहाँ पे हौसला देते हुए कहती है, लिटिल सिस्टर तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अभी अभी मैं ट्रू क्लैन के मेंशन को चेक करके आई हूँ, वहाँ पे सारे लोग मुझे मरे हुए मिले हैं और उनमें तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन जूही भी मरी हुई मिली है। और ये कहकर मिस जोजिंग वहाँ पे मिस ज्ञानी के आंसू साफ करते हुए कहती है, जिसका मतलब है कि तुम्हारे पिता का बदला पूरा हो चुका है। मिस जोजिंग की बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस ज्ञानी को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, लेकिन साथ ही साथ उसे वहाँ पे काफी ज्यादा खुशी भी हो रही थी। इसलिए वो वहाँ पे अपने पिता की कब्र पे कुछ फूल रखते हुए कहती है, फादर आज आपकी डेथ एनिवर्सरी है, आज के दिन मैं जूही को अपने हाथों से मारकर उससे आपकी मौत का बदला लेना चाहती थी, पर भले ही मैं उसे नहीं मार पाई लेकिन किसी और ने उसे मार दिया, जिसका मतलब है कि अब आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपसे आप जहाँ पे भी रहोगे खुश रहोगे। लेकिन इससे आगे मिस कैनिंग वहाँ पे कुछ भी कह पाती उससे पहले हम देखते हैं कि अचानक से ही वहाँ पे उसे अपने पेट में दर्द होने लगा था, और ये दर्द देखते ही देखते वहाँ पे इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो वहीं पे चक्कर खाते हुए बेहोश होकर गिर जाती है। जो देखकर उसके लोग वहाँ पे चिल्लाकर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, लेडी यंग मास्टर क्या हो गया आपको। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि मिस जोजिंग उसे वहाँ पे संभालते हुए अपनी गोद में ले चुकी थी। तभी उसके ग्रैंडपा भी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहते हैं, क्या यंग क्या हो गया तुम्हें। उसके ग्रैंडपा को वहाँ पे परेशान होते हुए देखकर हम देखते हैं कि मिस जोजिंग उन्हें वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहती है, आप घबराइए मत, ये बच्चे को जन्म देने वाली है। हालांकि ये थोड़ा समय बाद होने वाला था, पर पैरामोडियल एनर्जी की वजह से मुझे लगता है इसके बच्चों का जन्म आज ही हो जाएगा। मिस जोजिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उसके ग्रैंडपा को वहाँ पे एक झटका लगता है, लेकिन तुरंत ही वो वहाँ पे खुशी के मारे जोर जोर से हंसने लगा था। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोगों को डिवाइन गोटियालम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किनक्यू भी आज ही के दिन अपने बच्चों को जन्म देने वाली थी। और इसलिए हम देखते हैं कि पूरे डिवाइन गोटियालम का माहौल काफी ज्यादा सेंसिटिव दिखाई दे रहा था। लेकिन तभी अचानक से ऊपर आसमान में एक गॉड एम्परर लेवल की फिनिक्स मास्टर सोल अपीयर होती है, जो कि उन बच्चों के पैदा होने का साइन था। और जैसे मिंटियन की नजर वहाँ पे उस मास्टर सोल
के ऊपर पड़ती है तो उसे भी वहाँ पे पता चल गया था कि उसके बहन भाई आ चुके हैं, इसलिए वो वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से मेंशन की तरफ बढ़ जाता है। और जब वो मेंशन के पास पहुंचता है तो अचानक से एक लेडी वहाँ पे बाहर आकर मिंग टियान को जवाब देते हुए कहती है, मुबारक हो यंग मास्टर, ट्विन प्रिंसेस हुई है, यानी कि आप दो बहनों के भाई बन गए हो। उस लेडी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिंग टियान वहाँ पे खुशी के मारे उछलता हुआ कमरे के अंदर चला गया था। और जब वो कमरे के अंदर जाके देखता है तो एक बच्ची किनक्यू के हाथों में थी तो दूसरी बच्ची को उसकी ग्रैंड माँ ने उठा रखा था। वहीं मिंग टियान को वहाँ पे आते हुए देखकर किनक्यू उससे कहती है, मिंग टियान देखो तुम्हारी दो नई सिस्टर्स आई हैं। अपनी माँ की ये बात सुनकर मिंग टियान भी वहाँ पे जल्दी से आगे बढ़कर अपनी दोनों नई बहनों को बहुत ही प्यार से देखने लगा था और साथ ही साथ उनके फेस को टच करके उनसे खेलते हुए कहने लगा था, ये दोनों तो बहुत ज्यादा प्यारी है। तभी डिवाइन गॉड रियलम की वो लेडी आगे बढ़कर उन दोनों ही बच्चियों की तारीफ करते हुए कहती है, इन दोनों के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होने वाला है, क्योंकि अब ये दोनों कोई मामूली इंसान नहीं है, ये दोनों डिवाइन बीइंग्स हैं। और मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, इनका टैलेंट अपने पुराने बहन भाइयों को सरपास करने वाला है। उस लेडी की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी उनकी ग्रैंड माँ वहाँ पे किनक्यू से सवाल करते हुए पूछती है, तुम इनके क्या नाम रखने वाली हो, कुछ सोचा है? जिसपे किनक्यू वहाँ पे अपनी दोनों नई बच्चियों को बहुत ही प्यार से देखते हुए कहती है, आज से और अभी से इन्हें लिन जाओयू और लिन आओयू कहकर बुलाएंगे। अपनी दोनों बहनों के नाम सुनकर हम देखते हैं कि मिंग टियान वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। और दोस्तों, अगर आप भी लिन फेंग को उसके नए बच्चों के लिए मुबारकबाद देना चाहते हो तो नीचे कमेंट में कांग्रेट्स लिख देना। खैर, उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को स्टार टेरिटरी के अंदर चू लियू टियान को दिखाया जाता है, जिसे अपनी बेटी टू जू हुई का और महसूस होना बंद हो गया था। इसलिए वो वहाँ पे परेशान होते हुए कह रहा था कि अचानक से मुझे जू हुई का लाइफ और महसूस होना बंद क्यों हो गया, कहीं उसे किसी ने मार तो नहीं दिया। और ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि चू लियू टियान को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि गुस्से से उसको खुद ब खुद ही अनलीश होना शुरू हो गया था, जिसके प्रेशर की वजह से हम देखते हैं कि वो पूरा का पूरा मेंशन वहाँ पे हिलने लगा था। खैर, चू लियू टियान वहाँ पे खुद को संभाल कर सोचते हुए कहता है, ये किसका काम हो सकता है? क्या ये गॉड मून क्लैन का काम है? लेकिन गॉड मून क्लैन के अंदर ऐसा कौन आ गया जो कि जूही का मुकाबला करते हुए उसे जान से मार सके? इसका पता लगाने का भी एक ही तरीका है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी 7 टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपनी सोल के एक टुकड़े को बाहर निकाल कर अपना क्लोन बनाने लगा था, जो कि जैसे वहाँ पे बाहर आती है तो वहाँ पे उसी का रूप ले लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी बादशाह सोल बॉडी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ गॉड मून क्लैन की तरफ निकल जाती है, जिसके जरिए हम देखते हैं कि चू लियू टियान खुद भी वहाँ पे गॉड मून क्लैन के ऊपर नजर रख रहा था। लेकिन अचानक से ही वहाँ पे कुछ बहुत ही अजीब घटना घटने लगती है। गॉड मून क्लैन के मेंशन से अचानक से वहाँ पे बहुत ही तेज स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होते हुए सीधा ऊपर आसमान की तरफ चली जाती है, जिसने देखते ही देखते वहाँ पे हेमली ट्रैबुलेशन का रूप लेना शुरू कर दिया था। उसके बाद वो हेमली ट्रैबुलेशन वहाँ पे एक एक करके तीन डिवाइन मास्टर सोल्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वो तीनों ही डिवाइन लोटस फ्लावर थे, जो कि तीनों ही वहाँ पे अलग अलग एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो देखकर मिजू यिंग एक्साइटेड होते हुए कहती है, इतनी ज्यादा पावरफुल पैरामोडियल एनर्जी, ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि हम देखते हैं कि लगातार वहाँ पे उन मास्टर सोल्स की पावर बढ़ती ही चली जा रही थी, जो देखकर मिजू यिंग मुस्कुराते हुए कहती है, मेरे भाई के ये बच्चे तो अपने जन्म से ही सेलेस्टियल बीइंग्स होने वाले हैं, जिसका मतलब है कि फ्यूचर में हमारी गू फैमिली और भी ज्यादा पावरफुल होने वाली है। लेकिन ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि मिजू यिंग को वहाँ पे चू लियू टियान का ऑरा महसूस हो जाता है, जिसे महसूस करके हम देखते हैं कि अचानक से वो वहाँ पे ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, ओह, तो एक और चूहा आ गया। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं चू लियू टियान की मास्टर सोल बॉडी भी हैरान होते हुए कह रही थी, आखिर ये किस तरह की पैरामोडियल की एनर्जी है? एक मामूली से दिखने वाले बच्चे के अंदर ऐसी सेलेस्टियल एनर्जी कैसे आ सकती है? नहीं, मुझे कुछ भी करके इस बच्चे को रोकना होगा, क्योंकि अगर ये बड़ा हो गया तो ये गॉड मून क्लैन का फ्यूचर बनते हुए हमारे चू क्लैन का नामो निशान मिटा देगा। लेकिन अभी वो वहाँ पे उस बच्चे को खत्म करने का सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे उस मेंशन के अंदर से बहुत ही तेज स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि चू लियू टियान का आई कांटेक्ट वहाँ पे अपनी मास्टर सोल बॉडी के साथ खत्म हो गया था। और साथ ही साथ उसे वहाँ पे अपनी आंखों में काफी ज्यादा पेन महसूस होने लगा था, जो देखकर तो चू लियू टियान वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है, नहीं, ऐसे खतरनाक बच्चे को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता, ये तो हमारे पूरे रियलम के लिए खतरा बन जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऊपर आसमान में ड्रैगन्स और फिनिक्स की मास्टर सोल्स भी समन होने लगी थी, जो देखकर मिजू यिंग और भी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहती है, क्या बात है, इसके अंदर तो ड्रैगन और फिनिक्स की मास्टर सोल भी होने वाली है। लिटिल ब्रदर, तुम वाकई बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो जो ऐसा टैलेंटेड बच्चा तुम्हारे यहाँ जन्म ले रहा है। और ये कहकर मिजू यिंग वहाँ पे मिस क्यान यिंग वाले रूम की तरफ देखते हुए कहती है, लिटिल सिस्टर, तुम आराम करो, तब तक मैं तुम्हारे बाकी के दुश्मनों को भी ठिकाने लगा के आती हूँ, क्योंकि अब तुम ऑफिशियली हमारी गू फैमिली की मेंबर बन चुकी हो, यानी कि मेरी छोटी सिस्टर। तो अब तुम्हारी परेशानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। और ये कहकर मिजू यिंग वहाँ पे ऊपर आसमान में उठकर चू लियू टियान के मास्टर सोल बॉडी को देखते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी गू फैमिली की ब्लड लाइन को टारगेट करने की? क्या तुम अंधे हो गए हो? गू फैमिली को मैं खुद प्रोटेक्ट कर रही हूँ। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि मिजू यिंग वहाँ पे मल्टीपल अटैक्स को रेडी कर लेती है, जो देखकर तो हम देखते हैं कि चू लियू टियान की मास्टर सोल बॉडी वहाँ पे इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि वो डर के मारे वहाँ से
भागने लगी थी, लेकिन हम देखते हैं कि मिजू जिंग वहाँ पे पीछे से ही उसके ऊपर लगातार हमले करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से खत्म कर देती है और साथ ही साथ वहाँ पे चिल्लाते हुए कोर्टून में कहती है, आज से और अभी से गोड मून क्लैन मेरी प्रोटेक्शन के अंदर है। जिसने भी गोड मून क्लैन के ऊपर हमला किया समझो उसने मेरे ऊपर हमला किया। और चू लियू चियान, अगर तुमने अगली बार गोड मून क्लैन के ऊपर हमला करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे क्लैन को एग्जिस्टेंस से ही मिटा दूंगी। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हम देखते हैं कि हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।